अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं वो है नाइजेरिया मेनिनजाइटिस। ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहूँगी कि मेरी वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी बुक में जो चीज़ मेंशन की गई है उसका मतलब एक एक पार्ट मैं आपसे डिस्कस करूँ, एक एक लाइन डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ मैं। एक्चुअली आप अगर अपनी दूसरी वीडियोस देखें या कि दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे देखें तो उन्होंने मेजर आपको पढ़ाया होता है। बात ठीक है कि आपको अगर प्रॉफ में आता भी है ऐसी क्यों, तो वो मेजर चीज़ पूछेंगे कि लेबॉरेटरी डायग्नोसिस क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है। ठीक है। लेकिन मैं क्यों डिटेल में पढ़ाती हूँ, लेकिन एमसीक्यूज़ की तो कोई गारंटी नहीं होती ना कि एमसीक्यूज़ को वाली चीज़ कहाँ से आ जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप इस लेक्चर के बाद सिर्फ एक रीड दें और आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो, आपको याद करने में आसानी हो। मेरी यही कोशिश रहती है। ठीक है। अच्छा, होप यू अंडरस्टैंड। अब हम लोग अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एज़ यूजुअल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या है जी, ये ग्राम नेगेटिव है, कॉक्सी है। ठीक है। दूसरा हमारे पास ये क्या है, कैप्सूल है। कैप्सूल मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत दफ़ा बताई हुई हैं। वैक्सीन में यूज़ हो सकता है, एंटीफेगोसाइटिक है। और इसके जो कैप्सूल के पॉलीसैकेराइड एंटीजेंस की बेस के ऊपर हम लोग इसको सीरोटाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी 13 सीरोटाइप्स हैं, लेकिन जो मेजर 5 है ना, ए बी सी वाई और W135, ठीक है, ये मेजर हैं। मेजर 5 है। ए के बारे में कहा जाता है कि ये जो हमारे पास मेनिनजाइटिस की एपिडेमिक होती है ना वर्ल्ड वाइड, ये काज करता है। दूसरा जो बी होता है ना, ये इम्यूनोजेनिक नहीं है, मतलब एंटीबॉडीज़ इसके थ्रू नहीं बन सकती, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसलिए हम लोग इसको वैक्सीन में यूज़ नहीं करते। अब अगर हमारे पास बी स्ट्रेन है तो उसके लिए हम लोग वैक्सीन अगेंस्ट जब इसके बनाते हैं तो उसके अंदर फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन हम लोग डालते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं, सॉरी। ये क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट उसकी पैथोजेनेसिस में बताऊंगी। ठीक है। अच्छा, इसका एंडोटॉक्सिन थोड़ा डिफरेंट है। आपको पता है हमेशा एंडोटॉक्सिन लिपोपॉलीसैकेराइड का होता है, लेकिन इसका लिपो ओलिगोसैकेराइड है, मतलब इसमें थोड़ी शुगर्स कम है। लिपिड ए इसमें भी होता है, लिपिड ए इसमें भी होता है, लेकिन इसमें जो से होती है ना शुगर थोड़ी कम होती है। बाकी इसकी जो ग्रोथ होती है ना, अगर किसी मीडिया में फैटी एसिड्स या मेटल्स है ना तो इसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। जैसे कि ब्लड एगार है, तो हम लोग ऐसी कल्चर मीडिया इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग चॉकलेट एगार यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है ब्लड को हम 80 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे हम लोग हीट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इनहिबिटर्स होते हैं ना उनकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट इज़ डैट इट इज़ ऑक्सीडेज पॉजिटिव। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस में। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये हमारा नेचुरल होस्ट मतलब हमारे नेचुरल फ्लोरा का हिस्सा है। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास जो एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स है ना उसके थ्रू ये हमारे फैलता है। एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैला, इसने हमारे पास क्या किया, हमारे जो नेज़ोफेरेंक्स है उसमें जाके इसने कॉलोनाइज़ कर लिया, उधर जाके रहना शुरू हो गया और उसके ट्रांजिएंट फ्लोरा का हिस्सा बन गया, मतलब वहाँ पे जाके थोड़ी देर के लिए रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक से ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। यहाँ तो ब्लड स्ट्रीम में लोकली इफेक्ट करेगा मेनिंजेस या जॉइंट्स को, या बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, तो हमें मेनिंजोकॉक्सीमिया भी कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट है। 5% जो उनसे होते हैं ना हमारे जो इफ़ेक्टेड पीपल हैं वो उसके कैरियर बन सकते हैं। ठीक है, कैरियर बन जाते हैं और दूसरों को के लिए इन्फेक्शन का सोर्स बन जाते हैं। तो ख़ास तौर पे ये उन लोगों के अंदर होता है जो क्लोज कॉन्टेंट में रहते हैं, मतलब जैसे मिलिट्री पर्सनल्स वगैरह हो गए, तो इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये लोग इफ़ेक्टेड हों। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, किस एज के जोन से होते हैं ना बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, अगर जो 2 मंथ से कम के बच्चे होते हैं ना, मतलब जिनकी उम्र 2 मंथ से कम होती है, तो 80% जो उनसा होता है ना उनको कौन मेनिंजाइटिस काज करता है, एस निमोनिया, और यही हमारे पास नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। 2 महीने से कम बच्चों को कौन काज करता है मेनिंजाइटिस, 80% तक, ये 2 बैक्टीरिया मिलके। और ये जो हमारे पास नाइजेरिया मेनिंजाइटिस है ना सबसे ज़्यादा 2 से 18 साल के बच्चों का इफ़ेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे से अक्सर वाइवा में पूछते हैं कि आप एज को बताएं कि कौन सा बैक्टीरिया किस एज में मेनिंजाइटिस काज करता है, क्योंकि मेनिंजाइटिस और भी बैक्टीरिया काज करते हैं, तो आपने एज ग्रुप याद रखना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इसके विरुलेंस फैक्टर कौन से। अब बात आती है इसके विरुलेंस फैक्टर्स की। कैप्सूल यू ऑलरेडी नो, वैक्सीन में हेल्प करेगा, एंटीफेगोसाइटिक है। ठीक है, इम्यूनोजेन है।
एंडोटॉक्सिन आप लोग जनरल बैक्टीरिया में पढ़ के आए होंगे, क्या करता है, सेप्टिक शॉक, फीवर जैसे ये सिम्टम्स काज करता है, ठीक है, दो चीज़ें। अच्छा, आईजीए प्रोटीएस मतलब आईजीए को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये म्यूकोसा के साथ जाके अटैच हो जाएगा, हेल्प करता है, क्योंकि आईजीए होगा तो म्यूकोसा के साथ इसकी अटैचमेंट नहीं होगी, तो आपको इसको अटैच करने के लिए आईजीए प्रोटीएस इसका एक विरुलेंस फैक्टर है, ठीक है। आगे चौथा है फैक्टर एज बाइंडिंग प्रोटीन, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। फैक्टर एज बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, ये ऐसी प्रोटीन होती है जो फैक्टर एज को बाइंड करती है। फैक्टर एज क्या करता है, फैक्टर एज इज़ एन इनहिबिटर ऑफ C3b आपको पता है ना, ऑप्सोनाइजेशन काज करता है, तो इसी तरह ये जब C3b को ही इनहिबिट कर देगा, ऑप्सोनाइजेशन नहीं होगी, तो ये भी विरुलेंस फैक्टर के तौर पे एक्ट करेगा। अब हम लोग 2 पॉइंट्स इधर और लिखे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है कि हमारे पास जो सा होता है ना, इट इज़ इम्यूनोजेनिक, ज़ाहिर है ये आएगा तो हमारे पास एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। लेकिन अगर एक ग्रुप ने इफेक्ट किया है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ज़रूरी नहीं कि दूसरे ग्रुप के खिलाफ भी बन जाएँ, ठीक है। इसलिए अगर एक सीरोटाइप इफेक्ट करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी सीरोटाइप से भी मतलब इम्यून हो गए हैं, तो दूसरी सीरोटाइप आपको दोबारा जाके इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये एक के जिस सीरोटाइप आपको इफेक्ट करेगी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ठीक है। दूसरा हमारा होस्ट डिफेंस क्या है इस बैक्टीरिया के खिलाफ, कॉम्प्लीमेंट, द इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में 2 चीज़ें होंगी, मतलब अगर आपकी पूरी बॉडी में इफेक्ट कर रहा है, मेनिंजियोकॉक्सीमिया उसको कहेंगे, लेकिन अगर आपकी मेनिंजिस में जा रहा है तो उसको लोकली इफेक्ट कर रहा है तो उसको मेनिंजाइटिस कहेंगे। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, फीवर होता है, आपकी हेडेक होती है, स्टिफ नेक हो जाती है, ठीक है, ये इसकी साइन एंड सिम्टम्स है। अच्छा, अगर हमारे पास ना एक सीवियर फॉर्म है मेनिंजियोकॉक्सीमिया के, उस सिंड्रोम को कहते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिचसन सिंड्रोम, ठीक है। इसमें आपको पता है क्या होता है, फीवर होता है, शॉक होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, मतलब आपकी वेसल्स के अंदर कोगुलेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जोन सी होती है ना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, ठीक है, प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एड्रीनल इंसफिशेंसी हो जाती है। ये हमारे पास सीवियर फॉर्म है मेनिंजियोकॉक्सीमिया की, ठीक है। अब इसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस में की हम बात करते हैं। अगर हम लोग इसका स्मीयर बनाएं तो ज़ाहिर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे, तो मेनिंजाइटिस मसलन किसी को हुआ तो उसका हम लोग स्पाइनल वो लेंगे ना, फ्लूइड लेंगे, ठीक है, तो उसमें हमें क्या होगा, हमें ग्राम नेगेटिव कॉक्सी उसके स्मीयर में नज़र आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, हम लोग इसका कल्चर कर सकते हैं चॉकलेट एगार पे, जिसमें हमें 37 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होगा, 5% कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, ठीक है। थर्ड डायग्नोस्टिक पॉइंट इसका ऑक्सीडेज पॉजिटिव, इट हैज़ ऑक्सीडेज एंजाइम। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये आपने डिटेल में पढ़ा होगा जनरल बैक्टीरियो में, ठीक है, तो इधर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही ये कौन सा टेस्ट होता है, लेकिन आप चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर एंटीजन होगा ना, मतलब कैप्सूलर एंटीजन बेसिकली, तो वहाँ पे हम लोग लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर कैप्सूल्स हैं तो हम लोग ये कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास ये है कि मेल्टोज को फर्मेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हो गए, आपने याद करने हैं, और मैं हर चीज़ कवर करने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद है कि मैंने इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली एवरीथिंग कवर किया है, और आपको बस बुक से एक रीड देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज़रूर शेयर करें। बस इसका एक पॉइंट रह गया इसकी वैक्सीन के बारे में, ठीक है। वैसे तो हम प्रिवेंशन वगैरह बैक्टीरिया की नहीं करते जब हम लोग क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिनमें वैक्सीन होती है वो हमने करने होते हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी।